देखो अब इधर इस चैप्टर में अपन क्या कवर करेंगे, पहले तो इसको कवर करना। हम अकाउंट्स के अंदर एक प्रॉफिट निकालते हैं, अकाउंट भी कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, जिसमें जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। और कॉस्ट अकाउंट में भी प्रॉफिट निकलता है, जो हमने आपको याद हो तो कॉस्ट शीट बनाई थी, कॉस्ट शीट बनाई थी, याद है, सबसे लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता था, सारे खर्चे लिखते थे, उसमें प्राइम कॉस्ट आता था, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लिखते थे, ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं, उस तरीके से अपन लास्ट में क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हम जो कॉस्ट शीट बनाते हैं वो किसके आधार पर बनाते हैं, अनुमान के आधार पर, वास्तविक लागत नहीं होती है। वास्तविक लागत तो जो अपन पूरा काम कर देते हैं उसके बाद अपने को पता चलती है, ठीक है, तो हम अनुमान के आधार पर काम करते हैं, और अनुमान जो है हमारे लगभग अप्रोक्स उसके आसपास ही आते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट है और कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट है, क्या एक जैसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या है, कॉस्ट अकाउंट किसके आधार पर बनते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर, अनुमानों के आधार पर, ठीक है, हम अनुमान के आधार पर कॉस्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण और होता है, कई चीजें ऐसी होती है जो प्योरली फाइनेंशियल प्रकृति की होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चीजें हैं जिसे कॉस्ट में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब उत्पादन की लागत आती है, लागत का मतलब समझते हो, चीज को बनाने के ऊपर क्या खर्चा आ रहा है, उसकी लागत के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे बेड डेप्स हो गए, बेड डेप्स क्या होता है, डूबत ऋण, पैसा डूब गया हमारा, अब इसका लागत से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लॉस है इसलिए अपन उसको फाइनेंशियल अकाउंट में सम्मिलित करते हैं, कॉस्ट में इसको सम्मिलित अपन नहीं करते। इसी तरीके से बहुत सारी आइटम और भी थी, जैसे प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट, किसी भी तरीके का प्रोविजन जो होता है वो कभी भी कॉस्ट में शामिल नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट में शामिल होता है। यानी कि प्रॉफिट में यहाँ पर कोई खर्चे आ रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे, तो क्या ये हमारा नेट प्रॉफिट मैच करेगा, क्या नहीं करेगा। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, एक्सपेंस इग्नोर इन कॉस्ट, एक्सपेंस इग्नोर इन कॉस्ट, हमने कॉस्ट के अंदर कुछ खर्चे क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, ध्यान में नहीं रखे, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा नेट प्रॉफिट दोनों का चेंज आता है। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन आपको कॉस्ट का भी नेट प्रॉफिट बताएगा, क्वेश्चन आपको फाइनेंस का भी नेट प्रॉफिट बताएगा, और वो दोनों के नेट प्रॉफिट देके आपको इन कारणों का बताएगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट इसका और इसका अलग आ रहा है। अब आपको क्या करना है, बीआरएस बनाया था आपने 11th क्लास में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमारी कैश बुक जो होती है उसमें बैंक कॉलम और बैंक ने जो पासबुक तैयार कर रखी होती है उस पासबुक का जो बैलेंस है कई कारणों से मैच नहीं होता था, तो अपन उसको मैच कराते थे, तो इसलिए अपन जो स्टेटमेंट बनाते थे उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, ठीक है। वैसा ही एक विवरण यहां पर तैयार करना अपने को कॉस्ट का नेट प्रॉफिट लेते हुए चलना है, इसमें कुछ चीजें जोड़नी है और कुछ चीजें घटानी है, बस यही करना आपने, कुछ ऐड करना और कुछ लेस करना, और फिर हमारा क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या चीजें ऐड करते हैं और क्या चीजें लेस करते हैं, पहले तो इसका बेसिक समझना, नहीं तो फिर रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ जाएगी। हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस तरीके से बनता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये अपन ने बना दिया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंस, ठीक है। हमें सबसे पहले यहां स्टार्टिंग करनी है कॉस्ट के प्रॉफिट से, कि हमारा कॉस्ट में क्या प्रॉफिट है, क्योंकि दिक्कतें वहीं आ रही है और अपन पढ़ क्या रहे, कॉस्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, कॉस्ट। तो हम यहां लेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कि हमारी कॉस्ट के बेस पे क्या क्या प्रॉफिट था, ठीक है। अब ध्यान से चीजें सुनते जाना कि हमारा जो प्रॉफिट मैच नहीं होता है और उसको मैच कराना है तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। इधर मैं लिख रहा हूं कॉस्ट और इधर मैं लिख रहा हूं फाइनेंस। सपोज करो मैंने कॉस्ट में कोई खर्चा है, सपोज करो रेंट, ये खर्चा मैंने कॉस्ट में लिखा 10,000, ठीक है, दिमाग लगाना, और फाइनेंस में खर्चा मैंने लिख दिया 12,000, क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस पे, इफेक्ट पे क्या पड़ा होगा, अच्छा चलो बताओ कौन सा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्ट का, बताओ क्यों, मैंने कॉस्ट में खर्चा कम लिखा क्योंकि वास्तव में फाइनेंस में खर्चा ज्यादा लगा, तो अगर मैं कहीं पर खर्चा कम लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इससे
बढ़ जाएगा। तो क्या कह सकता हूं, इस 2000 के कारण, ये 2000 के कारण मेरा जो कॉस्ट का जो प्रॉफिट था, कॉस्ट का जो प्रॉफिट था वो 2000 से ज्यादा आएगा। या ऐसा कहूं कि इस 2000 के कारण मेरा फाइनेंस का जो प्रॉफिट था वो 2000 से कम आएगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं कौन सा प्रॉफिट लेके चल रहा हूं, मैं कॉस्ट का प्रॉफिट लेके चल रहा हूं। यहां पर मुझे इसको सुधारना है, बताओ कैसे सुधार सकता हूं। जोड़ देंगे भाई, हमारे कॉस्ट का 2000 का प्रॉफिट कम हो गया था, सॉरी बढ़ गया था, जोड़ना नहीं है, घटाना है। मैंने जैसे खर्चा कम लिखा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब मेरे प्रॉफिट को फाइनेंस के प्रॉफिट से मैच करना है, तो क्या करूंगा, जो 2000 का प्रॉफिट बढ़ गया उसको वापस कम कर दो। समझ रहे हो। फर्स्ट ये है लॉजिक जो अपन समझ के करते हैं कि अगर कॉस्ट में मैंने खर्चा कम लिखा, कॉस्ट में अगर मैंने खर्चा कम लिखा तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब प्रॉफिट को वापस सही करना है तो क्या करना है, प्रॉफिट को कम कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर समझ में नहीं आया, तो जहां कहीं पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कम खर्चा लिखा, इट इज कॉल्ड, लैंग्वेज अपन बोलते हैं इसको अनएब्सॉर्ब्ड, ठीक है, या अंडर एब्सॉर्ब, ज्यादा बेटर वर्ड है, अंडर एब्सॉर्ब। किसमें अंडर एब्सॉर्ब हुआ, अंडर मींस कम, कॉस्ट में क्या किया मैंने, खर्चा कम लगाया। तो जब भी आपके ये वर्ड लिखा हुआ जाए अंडर एब्सॉर्ब, यानी कॉस्ट में जब भी खर्चा कम लिखेंगे तो ये हमेशा जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। अच्छा, इसको अगर रिवर्स करूं तो अंडर एब्सॉर्ब इन कॉस्ट या ओवर एब्सॉर्ब इन फाइनेंस, ठीक है। तो पहला टेक्निक आपके पास या तो वो इस तरीके से एग्जाम्पल देगा, ठीक है, अभी शॉर्ट में समझाऊंगा आपको डायरेक्टली, या तो इस तरीके से एग्जाम्पल देगा कि 2000 का प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया, तो अपन इसमें सोच लेंगे, ठीक है, क्या हुआ। अगर कुछ नहीं बोले तो याद रखो दो वर्ड आएंगे, अंडर और ओवर, ठीक है। फाइनेंस और इनको भूल जाओ। अंडर जब भी आता है हम हमेशा कॉस्ट के अंदर उसको लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस। और ओवर जब भी आता है हम कॉस्ट के अंदर उसको हमेशा ऐड करेंगे। ये चीज दिमाग में डाल दो, 70% आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अंडर एब्सॉर्ब जहां पर भी लिखेगा लेस करना है, ओवर एब्सॉर्ब जहां पर भी लिखेगा ऐड करना है। क्लियर। इस तरीके से एग्जांपल दे तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन आपको एग्जांपल नहीं देगा, वो सीधा लिख देगा 2000 अंडर एब्सॉर्ब, क्या करोगे, लेस। वो लिख देगा 5000 ओवर एब्सॉर्ब, ऐड। क्लियर। तो एक पॉइंट तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरे टाइप के जो पॉइंट आपको देगा वो ये देगा, क्या हुआ, मिलाना है, तभी तो मेरे कॉस्ट के प्रॉफिट को, ध्यान से सुनो, अपन इसमें कर क्या रहे, मैं मेरे कॉस्ट के प्रॉफिट को मैच करवाना चाह रहा हूं फाइनेंस के प्रॉफिट से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 मैंने कॉस्ट में खर्चा लिखा, फाइनेंस में कितना लिखा, 12,000, इससे क्या हुआ, मैंने क्या कहा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट। तो ध्यान देना कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हुआ। आप अगर ये सोचोगे सर फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये बताओ कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ा, कॉस्ट में मेरा प्रॉफिट 2000 जो है ना वो बढ़ गया, फाइनेंस में नहीं, कॉस्ट में बढ़ा है। कैसे, मैं खर्चा कम लिखूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, खर्चा कम लिखूंगा तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैंने मेरे कॉस्ट के प्रॉफिट को क्या कर दिया, 2000 से बढ़ा दिया। अब मुझे सही करना है, क्या करूंगा, कम करूंगा, लेस करूंगा, ये तो लिखा। अगर आप कभी भी कॉस्ट में खर्चा कम लिखते हो, अंडर एब्सॉर्ब, क्या लिखते हो, खर्चा कम लिखते हो, तो ये हमेशा लेस किया जाएगा। अगर इसका उल्टा करूं मैंने कहा यहां मैंने 12 लिख दिया और यहां 10 लिख दिया, अब बताओ सोचो जरा क्या हुआ, मैंने कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिखा, खर्चा ज्यादा लिखने से हमें हमेशा प्रॉफिट पे इफेक्ट देखना उसका क्या होगा, ठीक है, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। मैंने खर्चा ज्यादा लिखा, ओवर एब्सॉर्ब, खर्चा जैसे ज्यादा लिखूंगा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम हो गया, मुझे तो इस प्रॉफिट को इसके इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल कर सकता हूं, वापस बढ़ा देंगे। आ रहा है समझ में। यानी जो खर्चा कम या ज्यादा लगा उससे कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले तो ये सोचो, फिर उसको जस्ट उल्टा कर दो। प्रॉफिट बढ़ गया माइनस कर दो, प्रॉफिट कम हो गया प्लस कर दो, तभी तो इसके बराबर आएगा। समझ पा रहे हो। जैसे मैंने कहा दो आदमी यहां पर, एक तो है राम और एक है श्याम।
मैंने राम को 20 रुपए दिए, क्या किया, राम को 20 रुपए दिए और श्याम को गलती से, सॉरी दोनों एक ही आदमी ले लेते अपन, ज्यादा बेटर होगा। मैंने राम को 20 रुपए दिए और मेरी बुक में 25 रुपए लिख दिए। ये मेरा खर्चा है, मैं राम को पैसे दिए, मेरा खर्चा होना चाहिए था कितना, 20 रुपए, मैंने कितना लिख दिया, 25 रुपए। इससे मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, नहीं सही बोल रहे हैं, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 5 रुपए से। मैंने दिए कितने, 20 रुपए, मैंने लिख कितने दिए, 25 रुपए, यानी कि मैंने खर्चा ज्यादा लिख दिया। समझ पा रहे हो, खर्चा ज्यादा लिखने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक्सपेंस जब भी एक्स्ट्रा लिख दोगे, ज्यादा लिख दोगे, इसको अपन बोलते ओवर, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसलिए उसको सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं, वापस जोड़ दें। समझ रहे हो, पहले तो इफेक्ट देखो क्या हुआ और फिर देखो उसको सुधारेंगे कैसे। खर्चा ज्यादा लिखूंगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, मुझे इसको वापस सुधारना तो वापस बढ़ा दो। क्लियर, यही अगर मैं इनकम ज्यादा लिख दूं तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब बताओ, मुझे किसी को, या डायरेक्टली दिमाग लगाओ, मैंने मेरी इनकम कॉस्ट में बढ़ा दी, क्या कर दी, बढ़ा दी, तो क्या फाइनेंस में बढ़ी, क्या नहीं बढ़ी, तो मुझे फाइनेंस के बराबर लाना है, क्या करूंगा, वापस कम करना पड़ेगा। इनकम ज्यादा लिख दोगे, कम करना पड़ेगा। खर्चा ज्यादा लिख दिया तो, खर्चा ज्यादा लिखने से क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, खर्चा ज्यादा लिखने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, सुधारना है, जोड़ दो। खर्चा कम लिखा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वापस घटा दो। ठीक है, इन सब रामायण से दूर रहने के लिए आपको क्या करना है, ये याद करना है। मैंने अभी यही तो अच्छा ये क्या है, चलो ये बताओ, ओवर है कि अंडर है, ओवर है। ओवर के केस में क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, ओवर के केस में क्या हुआ, प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ा, प्रॉफिट बढ़ा कि कम हो गया, कम हुआ। पहले सोच लो इसको, प्रॉफिट कम हुआ, अब मुझे मेरे प्रॉफिट को फाइनेंस से बराबर करना है तो क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा ना। तो यही तो लिखा मैंने, खर्चा ज्यादा लिखने पर प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको सुधारना है, वापस ऐड कर दो। नहीं, इनको तो कहीं छेड़ना ही नहीं, कॉस्ट को थोड़ी छेड़ूंगा मैं मेरे प्रॉफिट देखो मैं क्या लेके चला हूं, इसी में ऐड और लेस करना है। तो मुझे यही करना है, मुझे खर्चे को नहीं छेड़ना, मैं खर्चे को तो छेड़ ही नहीं सकता हूं। मुझे ये देखना है कि इस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर मेरे इस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा था, उसको सुधारना है तो क्या करूंगा, रिवर्स कर लेंगे। क्लियर, तो यहां पर देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी आपको, एक तो एड और एक लेस। पहली चीजें आपको बता दी मैंने, पहली चीज यहां पर आते हैं वापस, बताओ मैंने अगर कॉस्ट में खर्चा कम लिखा, क्या किया, कॉस्ट में खर्चा कम लिखा, तो मैं इस केस में क्या करूंगा, खर्चा कम लिखने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया और प्रॉफिट बढ़ गया तो वापस कम करूंगा तो यहां लिखूंगा। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकता हूं, एक्सेस प्रॉफिट इन कॉस्ट, सॉरी एक्सेस प्रॉफिट की जगह एक्सेस एक्सपेंस इन कॉस्ट। अगर मैंने खर्चा कॉस्ट में ज्यादा लिख दिया, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, एक्सेस नहीं, लोअर एक्सपेंस इन कॉस्ट। अगर मैंने कॉस्ट में खर्चा कम लिखा तो क्या करूंगा, एड या लेस, यानी याद रखो अंडर जब भी लिखा हुआ जाए लेस करना है। ठीक है, तो इसी को मैं नाम देके क्या लिख सकता हूं, अंडर एब्जॉर्ब लिख सकता हूं। तो जब भी वर्ड लिखा हुआ अंडर एब्जॉर्ब, हमें हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 70% ट्रांजेक्शन वो यही लिखेगा आपके लिए, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, ये लिखे तो इस तरीके से, एग्जाम्पल दे तो सोचना पड़ेगा कि कॉस्ट में क्या हुआ, प्रॉफिट कम लिखा या ज्यादा लिखा। ठीक है, ऐसा भी आएगा भी, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं अंडर एब्जॉर्ब ऑफ एक्सपेंस या ओवरहेड। कॉस्ट में एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ओवरहेड। इसका जस्ट अपोजिट, अगर मैंने खर्चा ज्यादा लिख दिया, ओवर एब्जॉर्ब ऑफ एक्सपेंस या ओवरहेड। तो पहला पॉइंट तो हमें अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब से याद रखना है, अंडर जब भी होगा लेस करना है, ओवर जब भी होगा ऐड करना है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट में तो नहीं लिखे जाते लेकिन कहां लिखे जाते हैं, फाइनेंस में। अब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहा बेड डेप्स हुए, क्या हुए, बेड डेप्स।
बेड डेप्स हुए मेरे 10,000 से, मैंने फाइनेंस में खर्चा लिख दिया, कॉस्ट में क्या लिखा 0, क्योंकि कॉस्ट में अपन इसको देखते ही नहीं है। बेड डेप्स हो गए या प्रोविजन हो गए, कुछ आइटम मैंने आपको लिखाई थी जब हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर किया था। सम आइटम्स आर नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट में शामिल नहीं होती थी, जिसमें हमने पढ़ा प्रोविजन, हमने पढ़ा रिजर्व, हमने पढ़ा इनकम टैक्स, और क्या पढ़ा बेड डेप्स। तो ऐसी 4-5 चीजें ऐसी होती जो कॉस्ट में कभी शामिल नहीं की जाती। अब बताओ बेड डेप्स मैंने फाइनेंस में लिख दिए लेकिन कॉस्ट में नहीं लिखे, क्या इफेक्ट पड़ा इसका? पहले तो देखो हुआ क्या, फिर उसको सुधारना है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, बताओ क्यों? क्योंकि कॉस्ट में मैंने कोई खर्चा ही नहीं लिखा। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट किसका? कॉस्ट का बढ़ गया। समझ गए? तो मुझे फाइनेंस के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, मुझे यही देखना कॉस्ट में क्या हुआ। अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। कैसे सुधार सकता हूं? उल्टा करो, लेस कर दो। ठीक है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं? लेस। तो क्या कह सकता हूं, अगर कोई खर्चा जो फाइनेंस में आया है बट कॉस्ट में नहीं लिखा, अब इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए प्रॉफिट पे डायरेक्टली क्या इफेक्ट करना अपने को? हमारे प्रॉफिट को कम कर देना है। चीज क्लियर हुई? तो देखो पहले तो इसको समझते हुए चलो, नहीं तो बाद में इनका ना रट्टा मारना पड़ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं प्रॉफिट को कम करने के लिए? यह आएगा लेस में। क्या लिखें? एक्सपेंस ओनली इंक्लूड इन फाइनेंस। यानी कि अगर वो ऐसे कोई खर्चे हैं जो सिर्फ फाइनेंस में लिखे अपन ने, कॉस्ट में नहीं लिखे, तो अब हम क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। और इसका क्यों लेस करेंगे वो इफेक्ट आपको यहां पर मैं बता चुका हूं। क्लियर है पॉइंट? एक कई बार डेप्रिसिएशन भी अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब होगा। अच्छा एक चीज और, क्या कुछ ऐसी भी आइटम हो सकती है क्या जो सिर्फ कॉस्ट में आती है लेकिन फाइनेंस में नहीं आती? या हम भूल गए? रेंट कॉस्ट में लिख दिया, फाइनेंस में लिखना भूल गए। ठीक है, सपोज कि जब थोड़ा जस्ट इसका रिवर्स करता हूं, मैंने कहा रेंट हमने पे किया, कॉस्ट में हमने लिख दिया 10,000, फाइनेंस में लिखा 0। ठीक है, अब बताओ इसका क्या इफेक्ट होगा? इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कॉस्ट की प्रॉफिट की बात करूंगा, फिर से सुन लेना, कभी भी फाइनेंस में मत जाना, आपको सिर्फ कॉस्ट का ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कोई खर्चा कॉस्ट में ज्यादा लिख दिया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो कम हो गया अगर प्रॉफिट, तो क्या फाइनेंस से मैच करेगा? नहीं करेगा। तो मुझे सुधारना है इसको, रेक्टिफाई करूंगा तो क्या करूंगा? मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। चीज क्लियर हुई? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस ओनली इंक्लूड इन कॉस्ट। अगर ऐसा है कि हमने सिर्फ कॉस्ट में हमारे प्रॉफिट को इंक्लूड किया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ फाइनेंस में खर्चा आया है, ठीक है, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसी तरीके से अगर एक्सपेंस ओनली इंक्लूड इन कॉस्ट तो ऐड करो। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत? इन 4 पॉइंट से आपका सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अपने कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक दो छोटे से पॉइंट और करवा देता हूं जिसके लिए आपकी थोड़ी अकाउंट्स भी अच्छी होनी चाहिए। आपने सुना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, 2 चीजें आती है हमारे पास। इसमें भी कई बार रामायण होती है। गलती से हमने ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में इतना लिख दिया, फाइनेंस में इतना लिख दिया, या क्लोजिंग स्टॉक हमने गलती से यहां इतना लिख दिया, फाइनेंस में इतना लिख दिया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाता हूं। हमने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर अपने को सिर्फ 4 चीजों पे फोकस रखना है। 2 ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, फिर नेट परचेज, यहां आता बाय नेट सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं क्या? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। मैं इन सब में वैल्यू पुट कर रहा हूं। एक बार मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का था, मेरी नेट परचेज 5 लाख की थी, 7 लाख का मैंने माल बेच दिया, और 60,000 का मेरे पास अभी माल बचा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो बता सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? इन दोनों की टोटल करो, उसमें से माइनस करो। डायरेक्ट एक्सपेंस को भी मैंने इग्नोर किया है। ठीक है, 7,60,000, 7,60,000 में से अपन क्या करेंगे? 6 लाख माइनस कर दें, 1,60,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब अच्छे से सुनना, मैंने क्या किया? ये मेरा फाइनेंस है,
क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है। तो मैंने गलती से कोस्ट के अंदर, किसके अंदर, कोस्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, इस ओपनिंग स्टॉक को 1 लाख की जगह 1,10,000 लिख दिया। किसमें, कोस्ट में ओपनिंग स्टॉक जो है वो मैंने 1 लाख की जगह कितना लिख दिया, 1,10,000। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कोस्ट में क्या इफेक्ट पड़ा होगा, बाकी सब चीजें सेम है। मैं इसको बढ़ाऊंगा अगर, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे, ये कम होगा ना। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक बढ़ाता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मुझे सुधारना है, क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यानी एक चीज क्लियर हो गई, अगर आप कभी कॉस्ट के अंदर ओपनिंग स्टॉक को कम लिख देते हो, सॉरी बढ़ा देते हो, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देते हो, तो ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। तो वापस सुनना, ओपनिंग स्टॉक को अगर कॉस्ट में आप इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो हमें रेक्टिफाई करना है, तो बताओ क्या करें, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ये चीज क्लियर हुई। ओपनिंग स्टॉक जब भी इंक्रीज होगा, या मैं यहां पर वापस वर्ड यूज ले सकता हूं, ओवर एब्जॉर्ब। ओपनिंग स्टॉक जब भी ओवर एब्जॉर्ब होगा तो ऐड करना है। ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब में हमने यही लिख रखा है। यानी एक चीज क्लियर कर लो, ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी होता है तो वो सेम रहेगा जो अपन एक्सपेंस में करते हैं। एक्सपेंस में भी क्या था, ओवर एब्जॉर्ब होने पर क्या करे थे, ऐड, अंडर एब्जॉर्ब होने पर लेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ओवर एब्जॉर्ब हो गया, ओवर, तो ओवर होने पर हमें भी क्या करना है, ऐड। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा रिवर्स पे, वापस यहां आओ। कॉस्टिंग में मैंने ओपनिंग स्टॉक को 1,10,000 की जगह लिख दिया 90,000। तो बताओ अगर यहां मैं 1 लाख की जगह 90,000 लिख दूंगा तो मेरा प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मुझे सुधारना है, माइनस कर दो। ठीक है, तो अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर कभी अंडर एब्जॉर्ब हो जाए, अंडर, तो हमें सीधा रेक्टिफाई क्या करना है, लेस। सर ये ओवर और अंडर तो सेम ऐसा ही है, यस। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में जब भी ज्यादा लिखोगे जोड़ो। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, ओवर एब्जॉर्ब ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, ऐड। अंडर एब्जॉर्ब होने पर लेस, अंडर एब्जॉर्ब ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा, नेगेटिव, यानी जो चीजें यहां जोड़ी और घटाई वो यहां पर उल्टा हो जाएगा। अगर यहां ओवर एब्जॉर्ब ऐड हो रहा है तो यहां पर अंडर एब्जॉर्ब ऐड होगा। ठीक है, उसका भी रीजन बता देता हूं। अब आ जाइए यहां पर, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को, ये 60,000 है, क्लोजिंग स्टॉक को 60,000 से 70,000 कर दूं गलती से, ध्यान से समझना अब इसको। अगर ये 60 से 70 हो जाएगा तो ये भी मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ गया कॉस्ट के अंदर, तो क्या करूंगा, सुधारने के लिए लेस करना पड़ेगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के ओवर होने पर क्या करते हैं, लेस। याद रहेगा पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक में ओवर हो गया ऐड करो, अंडर हो गया लेस करो, जबकि क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट उल्टा होना चाहिए। जस्ट उल्टा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में अगर ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो लेस करेंगे, और अंडर एब्जॉर्ब हो गया तो ऐड करेंगे। बस लगभग इतनी चीजें आपके पास में आने वाली, इससे ज्यादा कोई आपके पास में पॉइंट नहीं आएंगे। कोई दिक्कत यहां तक, इसको भी लिख दिया कर, अंडर एब्जॉर्ब ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, और ओवर एब्जॉर्ब ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। ओपनिंग नहीं, निकम है, क्लोजिंग ही तो है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली ओवर में याद रखो, नॉर्मली ओवर क्या होता है, हमेशा ऐड। नॉर्मली ओवर क्या होता है, ऐड। नॉर्मली अंडर क्या होता है, लेस। ठीक है, अगर अपन क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो जस्ट उल्टा करना है। क्लोजिंग स्टॉक में अंडर हो गया तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक में ओवर हो गया तो लेस करना है। ठीक है, एक्सपेंस ओनली इंक्लूड इन फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस में कोई खर्चा आ रखा है और मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को ऐड करना है। फाइनेंस में खर्चा आ गया, इसका मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया, मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट से मैच करना है, तो कॉस्ट का भी प्रॉफिट कम कर दो। समझ रहे हो, कोई खर्चा जो सिर्फ कॉस्ट में आ रखा है तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, फाइनेंस का बढ़ गया होगा।
फाइनेंस के प्रॉफिट, तो यहां पर भी क्या करूंगा, वापस प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। क्लियर? तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है, और इसके बाद जो हमारे ये आंसर आएगा, ये प्रॉफिट एज पर फाइनेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम कॉस्ट के प्रॉफिट को लेके चले थे, उसमें कुछ चीजें जोड़ी, कुछ चीजें घटाई, और फिर लास्ट में जाके जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो फाइनेंस के प्रॉफिट से मैच हो जाएगा। ये अपने को करना है। ठीक है, छाप दो इसको फटाफट, इनको एक फालतू इन चीजों को मत छापना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब समझने का ट्राई करना। पहला क्वेश्चन अच्छे समझोगे ना, आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक जैसे क्यों से नहीं गए सर? सब लगभग एक जैसे ही है, बस ये जो पॉइंट आप समझाए वो समझ गए तो फिर हो गया आपके चैप्टर। हमें बनाना रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंस। ठीक है, हमें कौन सा प्रॉफिट लेके चलना होता है हमेशा, यहाँ पे कॉस्ट का प्रॉफिट, उसी में एड और लेस करेंगे। फाइनेंस के प्रॉफिट को अपन चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, ट्राई करना आंसर देने का, जुड़ेगा कि लेस होगा, बस ये करना अपने को, और कुछ नहीं। कह रहा द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,63,518 एज शोन बाय द फाइनेंशियल बुक। ये किसका प्रॉफिट है, ये फाइनेंस का प्रॉफिट है, ये नहीं लेना अपने को। कौन सा प्रॉफिट लेना होता है, कॉस्ट का। नेक्स्ट, द कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 6,20,640। ये प्रॉफिट लेके अब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ठीक है, तो 6,20,640 लिख देता हूं पहले, 6,20,640। अब आगे बढ़ते हैं। यानी देखो हमारे प्रॉफिट में फर्क आ गया ना, फाइनेंस में कितना आ रहा है, 4,63,000 ही आ रहा है, जबकि कॉस्ट में 6,20,000 आ रहा है। मुझे इसको बराबर करते करते फाइनेंस के प्रॉफिट के इक्वल करना है। यस, अब किन कारणों से फर्क आया दोनों में वो आगे दे रखा है, ध्यान से सुनना। वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, क्या करते हैं अंडर एब्जॉर्ब में, लेस। तो मैंने कहा ना आपके 70% तो यहीं पे सोल्व हो जाएंगे। तो वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हुआ, लेस करना है। नेक्स्ट, चलो साथ साथ में करते भी जाएं, इतना टाइम नहीं, एक एक करके समझे हम। एड और लेस, तो क्या लिख देंगे, वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। कितना, 11,232, 11,232। नेक्स्ट, फिर कह रहा ऑफिस ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, ओवर रिकवर इन कॉस्ट। ठीक है, एब्जॉर्ब की जगह यहाँ रिकवर आया, अपन भी रिकवर लिख देते हैं। ओवर रिकवर कहाँ लिखे, एड, रट्टा मान लिया ना, क्या नाम था इसका, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, कितने, ओवर रिकवर, 6,120, साथ में आता है, दो में तो आने से रहा इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिकवर इन कॉस्ट। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डेप्रिसिएशन कॉस्ट में कितना लगा, ओवर अंडर की बात नहीं कर रहा है, अभी आपको वैल्यूएशन करने की बात कर रहा है। कह रहा सोचो। ठीक है, जो मैंने सोचने के लिए बोला, दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, सीधा बोल सकता है या फिर सोचने के लिए बोल सकता है। कॉस्ट में कोई खर्चा लगा कितना, 45,000, और फाइनेंस में वो कितना लगा, 40,320। सीधा दिमाग लगाओ, कॉस्ट में क्या लगा, ओवर के अंडर, ओवर होने पर क्या करते हैं, एड। तो सिंपल, क्या लिखें, डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर। तो अगर कभी ज्यादा दिया हो, दो चीजें दे रखी तो कंपेयर कर लेना, ओवर लगा कॉस्ट में या कम लगा। ठीक है, अच्छा कितना ज्यादा लिखा, तो बस दोनों का अंतर निकाल लो, 45,000 माइनस 40,320, इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो ज्यादा लगा, 4680, 4,680, सही बताना ये ना। आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, सम आइटम्स नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट। लेकिन बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनकम होती है कि एक्सपेंस होता है, इनकम। मैंने इनकम फाइनेंस में लिख दी लेकिन कॉस्ट में नहीं लिखी, ऐड करेंगे क्योंकि तभी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कॉस्ट का। तो क्या कह सकता हूं, इनकम नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट क्या होती है हमेशा, ऐड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, कितना
28,800। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्या कह रहा है? ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंस अकाउंट। सिर्फ फाइनेंस अकाउंट में चार्ज हुआ, कॉस्ट में नहीं हुआ, तो इसने क्या किया होगा? इसने हमारे कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। हम अब क्या करेंगे? लेस। देखो सिंपल सी चीज है, इनकम जो कॉस्ट में नहीं आई जोड़ो, एक्सपेंस जो कॉस्ट में नहीं आया घटाओ। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रख लेना। इनकम नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, क्या करना है? ऐड। याद रहेगा, कॉस्ट में कोई इनकम नहीं लिखी तो अब लिखो, जोड़ना पड़ेगा, और कोई खर्चा नहीं लिखा तो घटाना पड़ेगा। एक्सपेंस नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, जो आपने बनाया था ना इससे पहले स्टेटमेंट, उसमें ये भी लिख देना। क्या करना है? लेस। एड वाले में इनकम, लेस वाले में एक्सपेंस। ठीक है, तो कॉस्ट में कोई इनकम नहीं लिखी, अब लिखो, जोड़ दो। कॉस्ट में कोई खर्चा नहीं लिखा, घटा दो। ठीक है, चलिए, तो ऑब्सोलेंस एक्सपेंस नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, कितना? 20,520। अगला आप ट्राई करो बताने का। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट में नहीं लिया जाता, लेकिन फाइनेंस में तो ले लिया। क्या है ये? एक्सपेंस नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, लेस। तो फाइनेंस में ले लिया, इसमें नहीं लिया, इसमें नहीं लिया, तो अब ले लेंगे, कहां दिक्कत है? यस, इनकम टैक्स नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, 1,45,080 रुपए। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बताओ, इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या होता है? इनकम है। इनकम हमने कॉस्ट में नहीं लिखी तो अब लिखो। इनकम लिखूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल। ध्यान से देखो। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो कभी भी कॉस्ट में नहीं आता है। ये हमें याद होनी चाहिए कुछ चीजें कि कॉस्ट में चीजें नहीं आती। क्या क्या? बेड डेप्थ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना होता भी तो नहीं है। ब्याज मिला मुझे, कॉस्ट से क्या लेना देना? कितना? बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 4,410। नेक्स्ट, ये आप बताओगे। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण लॉस हुआ, किसमें? स्टॉक के अंदर। और किसमें? ये फाइनेंस में। यानी फाइनेंस में लिखा, कॉस्ट में नहीं लिखा। अब लिखो, क्या कह सकता हूं? एक्सपेंस नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, यही तो है। अब लिख दो। ठीक है, क्या लिखें? डेप्रिसिएशन, अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट। नहीं इंक्लूड किया तो आप करो, 24,300। और बताओ क्या है? बस इनको जोड़ो, ये घटा दो, तो जो आएगा वो प्रॉफिट एज पर क्या होगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। करो कैलकुलेट। $6,64,650। 4,63,518 आ रहा है। सो सिंपल, सभी ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अगेन अपने को कौन सा प्रॉफिट उठाना है? सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। फाइनेंस का मत ले लेना, कई बार बच्चे धुन में ही चलते हैं। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंस।
तो हमें लेना है सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना है कॉस्ट अकाउंट के आधार पर प्रॉफिट? लागत लेखों में 5,32,500, यही है 5,32,500। फिर आगे लिखा हुआ है, अब एक एक करके चीजें पढ़ना। कि ना वित्तीय खाते और लागत खातों की जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए। क्या तथ्य थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर, अंडर लेस। तो कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। तो क्या नाम था? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर। कितने? 5,550। 5,550। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड ओवर आ गया तो एड। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर कितने? 7,500। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ओवर, ये भी अगेन ओवर आ गया। अच्छा एक मिनट रुको ना, आगे देखो क्या लिखा है, ये चीज ध्यान से देखो। अगर ओवर कॉस्ट में होता है तब तो अपन क्या करते हैं? ऐड। लेकिन अगर ओवर फाइनेंस में होता है तो रिवर्स करना है, लेस। याद रहेगा पॉइंट? चलो लिखवा ही देता हूं। कॉस्ट में क्या होगा और फाइनेंस में क्या होगा, ठीक है। अगर अंडर ओवर एब्जॉर्ब, ओवर रिकवर, कॉस्ट में अगर ओवर रिकवर होता है तो क्या करेंगे? ऐड। फाइनेंस में होगा तो क्या करेंगे? लेस, रिवर्स कर देना। अंडर में अंडर रिकवर, कॉस्ट में क्या होता है? लेस, फाइनेंस में क्या करेंगे? यानी अगर अंडर रिकवर इन फाइनेंस लिखा हुआ जाए तो क्या करना है? ऐड। ओवर रिकवर इन कॉस्ट लिखा हुआ है तो ऐड। ओवर रिकवर इन फाइनेंस लिखा हुआ है तो लेस। याद रहेगा पॉइंट? चलो अब देखो, क्या डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल 15,000, तो क्या करना है? लेस। डेप्रिसिएशन ओवर किससे? सोचो चलो, फाइनेंस में डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दिया तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा? मैच करना अपने को। तो समझ में आया? तो सिंपल सी चीज है। अच्छा आप चाहो ना तो इसको रिवर्स कर सकते हो, बताओ कैसे। इसने लिख दिया डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंस, तो कॉस्ट में क्या हुआ होगा? अंडर चार्ज। ये भी तो कर सकते हैं अपन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट। भाई फाइनेंस में अगर ओवर हुआ तो कॉस्ट में क्या होगा? अंडर। तो बेटर ये भी रहेगा, आप ये भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। कितना? 15,000। क्लियर? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन इनकम है। इनकम जो फाइनेंस में आ गई कॉस्ट में नहीं आई तो अब लिख दो, ऐड करो। हाँ दिक्कत है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने? 7,500। नेक्स्ट लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंस। फाइनेंस में कोई लॉस चार्ज हो गया, एक्सपेंस ओनली चार्ज इन फाइनेंस, तो कॉस्ट में भी चार्ज करेंगे। कॉस्ट में चार्ज करेंगे तो यहां से भी लेस करेंगे, है ना। ऑब्सोलेंस एक्सपेंस ओनली चार्ज इन फाइनेंस। अच्छा क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नोट चार्ज इन कॉस्ट। कॉस्ट में चार्ज ही नहीं किया तो अब करो, खर्चा हो गया ना, कॉस्ट का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो सोचने के बहुत तरीके हैं, समझना आपको है। नेक्स्ट अब नॉर्मल लेबर वेस्टेज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में अब नॉर्मल वेस्टेज यानी कि लॉस हो गया, वो हमने किस में चार्ज किया? फाइनेंस में। कॉस्ट में चार्ज किया क्या? अब करो बस। अब नॉर्मल लेबर वेस्टेज, अब नॉर्मल लेबर वेस्टेज चार्ज इन फाइनेंस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट चार्ज इन कॉस्ट। कितना? 75,000। नेक्स्ट इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स प्योरली फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, कभी भी उसको कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उसने तो कर रखा है तो हमें उसके प्रॉफिट के बराबर लाना है तो हमें भी लेस करना पड़ेगा।
ठीक है, तो क्या लिखें, इनकम टैक्स चार्ज इन फाइनेंस 1,05,000। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। देखो फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब हमेशा याद रखना प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। फाइनेंस अकाउंट डेबिट है तो लॉस है, फाइनेंस अकाउंट क्रेडिट है तो इनकम है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, सॉरी बैंक ने इंटरेस्ट हमारे खाते में डाला तो फाइनेंस का प्रॉफिट तो बढ़ गया, क्या कॉस्ट का बढ़ा? नो, तो अब यहां बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखे, बैंक इंटरेस्ट कितने, 1500। तो अभी एक चीज बताई मैंने, फाइनेंशियल अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट, इनकम। नेक्स्ट पॉइंट में अब देखो क्या लिखा है इसने, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। अगेन फाइनेंशियल अकाउंट में हमने कोई एडजस्टमेंट किया होगा जिससे हमारा फाइनेंशियल अकाउंट क्रेडिट हुआ, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ा। किसका, फाइनेंस का। क्या कॉस्ट का बढ़ा? नो, तो अब बढ़ाना है। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड टू फाइनेंशियल, या फाइनेंस लिख दो सिर्फ, कितने, 3000। नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट। सेम पॉइंट, डेप्रिसिएशन का लॉस जो फाइनेंशियल में आ रखा है, कॉस्ट में नहीं आया, तो अब लिखो लॉस डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंस। 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो बेटा आप भी होशियार हो जाओगे, टेंशन मत लो, घमंड तो करना ही नहीं कभी। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर, निकालो, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस या फाइनेंस अकाउंट। $5,52,000। $3,31,950 छापो। ऐसा कौन से आम आ जाते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आओ। अच्छा थर्ड से बेटर मैं फोर्थ करा देता हूं, थर्ड तो आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना, कर लोगे। थर्ड होमवर्क है आपका, फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। जितने आज क्वेश्चन आपको बहुत सारे होमवर्क दूंगा तो घर जाके करना सबको, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक ही दिन में चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखते हैं जितने उतने करवा देंगे, कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक तो आपको सारी आइटम देता था, इस बार इसने देखो क्या दिया आपको, इसने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दे दिया, ठीक है। अच्छा ट्रेडिंग P&L कौन बनाता है, फाइनेंस की कॉस्ट, फाइनेंस, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग P&L इसमें परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, सेल्स दे रखी है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है। अच्छा डिस्काउंट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये दोनों प्योरली फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, कभी भी इसके कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इसने कर रखा है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट वेजेस, वर्क एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट दे दिया, ये नेट प्रॉफिट आया है। अब ये नीचे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट वॉज ओनली 19,770, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट दे दिया इसने 19,770। इसी से अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। reconciliation between finance and cost and finance। तो सबसे पहले क्या लेना अपने को, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। अच्छा ये प्रॉफिट कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 19,770। अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट में हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 4,280 है, जबकि जरा ऊपर देखो तो फाइनेंस में कितनी थी, 4,080। अब बताओ मैंने आपको एक चीज बताई थी,
देखो, तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर होने पर क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, लेस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस्ट के अंदर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 4280 था, जबकि फाइनेंस में 4080 था, तो कॉस्ट में ओवर हुआ है, ओवर होने पर क्या करेंगे, 200 लेस। ओपनिंग स्टॉक ओवर होने पर मनी जी ऐड। सर वापस बताओ, ये लो बेटा, ओपनिंग स्टॉक जहां ओवर लिख दे ऐड, जहां अंडर लिख दे लेस। ओवर मतलब ज्यादा लिखा, अंडर मतलब कम लिखा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट रिवर्स होगा। क्लोजिंग मतलब स्टॉक less। में ओवर लिख दे तो लेस लेस, उल्टा करना है, ओवर लेस अंडर ऐड। ठीक है, धीरे धीरे आपके आवाज थोड़ी कम आनी चाहिए बेटा, मेरी आवाज जिसमें कम आ जाएगी। अब देखो, तो कितना कम लिखा हमने, ज्यादा लिखा 200 रुपए, तो क्या करना है, ऐड की लेस लेस। लेस, क्या लिखेंगे इसको, ओवर रिकवर क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट, ओवर रिकवर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट, क्या क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, ओवर कितना ओवर होगा, 4280 माइनस 4080, 200 रुपए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वर्क एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट वर टेकन 800% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब सोचना पड़ेगा, कॉस्ट के अंदर वर्क एक्सपेंस जो है वो लेबर का 100% था। अब जरा देखो तो लेबर कितनी है, 10,500, तो कह सकता हूं वर्क एक्सपेंस भी कितने हैं, 10,500। 100% का मतलब क्या होता है, 10,500। तो कॉस्ट में हमने लिखे हैं 10,500, जबकि फाइनेंस में खर्चा आ रखा है 12,130, तो कॉस्ट में हमने खर्चा लिखा है कम, अंडर रिकवर इन कॉस्ट। समझ पा रहे हो, अंडर रिकवर इन कॉस्ट क्या करते हैं, लेस, बस अंडर रिकवर ऑफ वर्क एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो वहां आ रखा है 12,130, हमने कॉस्ट में लिखा सिर्फ कितना, 10,500 ही, यही हुआ। हाँ, 12,130 माइनस 10,500, 1,630। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट एट 10% ऑफ सेल्स। तो क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्सपेंस था वो सेल्स का 10% था, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 0.10 था। अब देखो, तो मैं इसको एक्सपेंस को पहले इधर समझा देता हूं। सेलिंग एक्सपेंस तो इसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। सेलिंग एक्सपेंस की अगर बात की जाए, 10% है बिक्री का। सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट में कितना लगा और फाइनेंस में कितना लगा, समझना। दो चीजें बताएं, एक तो इसने सेलिंग और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस कह रहा है कॉस्ट में जो लगा वो कितना था, 10%। किसका 10%, सेल्स का। सेल्स का, ये तो बोला इसने, 7,000। कह रहा है सेल्स का 10%। सेल कितनी है, 75,000 का 10% 7,500, जबकि फाइनेंस में देखो सेलिंग का खर्चा कितना है, फाइनेंस में 7,100 ओवर। अब बताओ कॉस्ट में क्या लगा, ज्यादा, ओवर होने पर क्या करेंगे, ऐड। समझ भी पा रहे हो कि बाउंस हो रहा है, लैंग्वेज इससे ज्यादा क्या इजी देगा, है सीधा बता देगा बेटा, ये यूं नहीं बोलेगा, वो सीधा बताएगा तो फिर क्वेश्चन ही अलग बनाएगा। तो सेलिंग का खर्चा कॉस्ट में 7,500, फाइनेंस में 7,100, तो कॉस्ट में हमने खर्चा ज्यादा लिखा। अभी जी इसका सोचना है, कॉस्ट का या फाइनेंस का, कॉस्ट में ज्यादा लगा कि कम लगा। ठीक है, तो ओवर कॉस्ट में से खर्चा ज्यादा लेगा तो प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए वापस ऐड किया ताकि वापस प्रॉफिट बढ़ जाए। ओवर रिकवर 400 ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। अब ये कितना आएगा, 7,500 माइनस 7,100 बराबर 400। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कह रहा है कितना लगा भाई, 0.10 प्रति इकाई के हिसाब से 0.10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब देखो कितनी यूनिट बेची हमने, सेल्स में दिया हुआ है 150।
150 की 50,000 50,000 50,000 यूनिट्स हमने बेची है। 50,000 इंटू 0.10 करेंगे तो खर्चा आएगा 5,000। तो कॉस्ट में हमने खर्चा लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव का 5,000, जबकि फाइनेंस में देखो ऊपर कितना है 5,340। समझ पा रहे हो? बताओ कॉस्ट में कम लगा कि ज्यादा? कॉस्ट में कम लगा। कम लगा। कॉस्ट में कम लगा तो क्या करना है? अंडर रिकवर क्या होता है? लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ज्यादा है इससे अंडर रिकवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5,340 माइनस 5,340। इससे इजी ट्रिक कोई नहीं बता सकता आपको। अब फिर भी नहीं आया तो बेटा हनुमान जी के लोटे चढ़ाओ। जय माता दी। डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट 800। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन 800 है, जबकि वहां देखो कितना है 1100। तो कॉस्ट में कम लगा कि ज्यादा? कम। अंडर रिकवर इन कॉस्ट लेस। सिंपल। डेप्रिसिएशन अंडर रिकवर इन कॉस्ट कितना? 800 माइनस 1100 माइनस 800 बराबर 300। बस हो गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था, हमारे लेवल के क्वेश्चन नहीं है। बताओ इजी है प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। मनी जी तो खाएंगे जूते। ये नाम डुबाएगा। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। देखो कितना आया? 19,770 प्लस 400 20,170 माइनस 200 1630 340 और 300। तो देखो हमारा प्रॉफिट किससे मैच करेगा? फाइनेंस से 20,300 से। नहीं 17,300 आ रहा है, इधर 20,300 आ रहा है। क्या कपड़ा आया? 19,770 प्लस 400 माइनस 200 माइनस 1630 माइनस 340 माइनस 300 17,700 रुपए आ रहा है, जबकि आना चाहिए 20,300। कोई चीज रह तो नहीं गई? 3,000 की। अच्छा देखो ना, ये दो आइटम तो लिखी नहीं अपने। कौन सी? इनकम वाली, जो फाइनेंस में थी लेकिन कॉस्ट में नहीं थी। मैंने बोला ना इसमें लिखनी पड़ेगी। डिस्काउंट रिसीव हुआ अपने को, तो इनकम हमने फाइनेंस में तो लिख दी, कॉस्ट में नहीं लिखी। नहीं लिखी तो आप लिखो। समझ गए? तो क्या लिखें? इनकम ओनली इन क्या? वो तो बेटा वही तो, वहीं से तो अपनी कोशिश स्टार्ट किया था। उस पे ये वो आ गया ये रहा 19,770। यहाँ से अपन ने सारे पॉइंट कर लिए, यहीं से पढ़ रहे थे। ऊपर इंग्लिश पढ़ रहे थे। हाँ, इनकम ओनली इन फाइनेंस। तो देखो फाइनेंस में सिर्फ इनकम थी तो अपन दोनों को साथ में ले लेते हैं। 260। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ। एक तो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अलग अलग लिखते हैं, दोनों अलग अलग। यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला भाई? 260 रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,330 ओनली इन फाइनेंस अकाउंट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉट रिकॉर्ड इन कॉस्ट। कॉस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इनकम कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं, तो आप रिकॉर्ड करो। ठीक है, 2,340 19,770 प्लस 400 प्लस 260 प्लस 2,340, ये आ गया 22,770 माइनस 200 1630 340 और 300 20,300। तो हमारा प्रॉफिट फाइनेंस से मैच होगा। फिर इसकी ब्राइटनेस कम।